दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में अगर मोदी 72 घंटे और लेट हो जाते, यानी 25 जुलाई की जगह फैसला 3 दिन बाद लेते, तो क्या फिर दिल्ली में बहुत कुछ हो जाता। मतलब जेनजी की आग में क्या मोदी खुद फंस जाते, सरकार फंस जाती। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव कह रहे हैं, जो छात्र नेताओं के एक तरह से इस एजिटेशन में गाइड रहे। सुनिए, योगेंद्र जी को सुनिए। मोदी और शाह पॉलिटिकल एनिमल है और ये वैसे डिक्टेटर्स की सारी समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन इनके पास एक आरएसएस है जो इनके पास खबर पहुंचा रही है, जिसके चलते स्मार्ट डिसीजन लिया। अगर इसको 72 घंटे और पोस्टपोन कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। सरकार की गिरने की नौबत आ सकती थी 72 घंटे के अंदर। अगर किसान भी दिल्ली को आके घेर लेते तो फिर बहुत अलग स्थिति बन सकती थी। मगर तो इनके पास ये दोनों पॉलिटिकल एनिमल हैं। अब इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कई बातें, बड़े खुलासे पहली बार किए हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे एजिटेशन में, इस आंदोलन में इतने उतार चढ़ाव है कि कभी कभी ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। और वो याद दिलाते हैं एक ऐसी मीटिंग 14-15 जुलाई को कि जब वो अभिजीत दीपके भी थे, आशुतोष भी थे, बाकी सारे नेता थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं 20 जुलाई की जो मार्च है संसद तक, ऐसा ना हो कि कहीं 1,500-2 हज़ार बच्चे भी ना आए। और फिर योगेंद्र यादव कहते हैं कि जेनजी ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी बाजी ही पलट गई। कोई 15 तारीख के करीब की बात होगी, 13-14 होगा, तारीख पता नहीं। मैंने कहा था कि देखो यार, 15 जो लोग कहते हैं ना, आपको लोग झांसा दे रहे हैं कि 15,000 लोग आ जाएंगे, कोई 1,500-2 हज़ार लोग आ जाएं। इसके अलावा संगठन स्पॉन्टेनियसली इतने ही लोग आते हैं, इसके अलावा इकट्ठे किए जाते हैं। और कितना गलत निकला मेरा अनुमान। और खैर उसके अगले 2-4 दिन में मैंने शुरू किया कि मैंने कहा उनको बच्चों वो भी कह रहे थे सर, वो कह रहे हैं 10-15 हज़ार आ जाएंगे। मैंने कहा यार ऐसे आते नहीं है, 1,000-1,500 आते। अब दोस्तों, जेनजी ने कैसे मोदी को झुका दिया, कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या कारण थे, क्या उसके पीछे खेल चल रहा था पर्दे के पीछे, बहुत सी बातें हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, ये जो इंटरव्यू है इसको गौर से सुनिए। इस छात्र आंदोलन के पीछे क्या हो रहा था, मोदी सरकार क्या कर रही थी और आगे क्या होने जा रहा है, सब कुछ खुलकर योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से प्रेशर था मोदी शाह से पिछले 72 घंटे में, और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, अगर ये इस्तीफा, ये रेजिग्नेशन मोदी नहीं लेते तो फिर आगे क्या होने जा रहा था? अच्छा सवाल है दीपक भाई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं बार बार कह रहा था दिया नहीं है भाई, ये तो छीन लिया गया है, सरकार को घुटने पे बैठा के लिया गया है। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 72 घंटे से जो हो रहा था, 2-3 चीज। नंबर 1, दिल्ली में जंतर मंतर जैसा इन्होंने सोचा था 20 तारीख के, जो बेरहमी से डिमोलिश किया था सब चीजों को, उसके बाद तितर बितर हो जाएगा जो सामान्यतः होता है, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लोग कायम थे, संख्या बढ़ रही थी, गुस्सा बढ़ रहा था। नंबर 2, देश के कम से कम 100 बड़े शहरों में कल प्रोटेस्ट हुए हैं। रात भर में देखता रहा उसकी पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन। 100 शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। सरकार के पास एग्जैक्ट आंकड़ा हुआ होगा जी, 100+ होंगे। छोटे छोटे शहरों से, मतलब मेरे रेवाड़ी से भी, नारनौल से भी, सब तरफ से, बड़े शहर, छोटे शहर, सब जगह। बड़े शहरों में एक से ज्यादा जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कल बॉम्बे में जो हुआ, पुणे में जो हुआ, असम की सूचना थी कि असम के 5 बड़े शहरों में हुआ, मिजोरम में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। ये बहुत अद्भुत चीज है और सरकार को जाहिर है कल रात तक इस सब की सूचना मिल गई होगी। और ये स्पष्ट था कि अगर वीकेंड में भी स्पिल ओवर होता है तो इसका मतलब होगा कि वीकेंड में जंतर मंतर पे अभूतपूर्व जमावड़ा दोबारा होगा, जो कि 20 तारीख वाला था। दूसरा कि देश भर में फैल रहा है, बढ़ेगा। तीसरी एक छोटी सी खबर कल आई थी जिसको लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन आईबी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जरूर नोटिस किया होगा। वो ये कि पंजाब के संगठन बीकेयू उग्राह, जो कि सबसे बड़ा किसान संगठन है, सबसे अनुशासित संगठन है,
वो पीली पगड़ी वाले और पीली चुनरी वाली जो औरतें बैठती थी हजारों की संख्या जी। में, वो उन्होंने घोषणा की कि वो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ 27 तारीख को, और वो आके इस विद्यार्थी आंदोलन का एक तरफा समर्थन करेंगे, वहां खड़े होंगे, लंगर चलाएंगे और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। इस सब को देख के सरकार को समझ आ गया होगा, जो अगर आंदोलन की सड़क की भाषा में कहूं तो समझ ही आ गया था कि या तो धर्मेंद्र नहीं तो फिर नरेंद्र। या थोड़ा गंभीर बात कहे तो वो ये कि ये स्पष्ट था कि अब हर रोज कॉस्ट एस्केलेट करता जा रहा था, और ऐसे में हालांकि मेरी अपनी अपेक्षा थी कि ये सरकार का जितना अहंकार है जरूर अब इसको 2-4 दिन और घसीटेंगे, और जितना घसीटेंगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन सरकार के पास इनपुट आए और उन्होंने अपना डैमेजेस कंट्रोल करने की कोशिश की। हुआ है और जिस तरह से बाकी सारी मांगे भी कंसीड कर दी, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया तो उसके बाद सीजेपी के नेताओं ने कहा नहीं, अभी तो 2 चीजें और बाकी हैं, आपको कॉम्पेंसेशन की बात करनी है, सरकार ने एकदम मान लिया, अमाउंट फिक्स नहीं हुआ लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने ये बात बाकायदा लिख के एग्री की उनसे। अभी मैंने लेटर नहीं देखा, मैंने केवल स्टेटमेंट देखा है। सरकार ने ये एग्री किया कि इस आंदोलन प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी पर या ऑर्गेनाइजर पे कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, और जो एफआईआर हुई है वो वापस ली जाएगी। ये बहुत बड़ा कंसेशन सरकार को देना पड़ा। इसका मतलब है कि सरकार घुटने पे थी, किसी तरह पिंड छुटाना चाह रही थी आज, जो कि हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज इस लिहाज से भी है कि शायद दूसरी बार है कि सरकार को इस तरह से पीछे हटना पड़ा है पिछले 12 साल में। और वो सरकार जो कहा करती थी हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सब हो गए। तो अहंकार का जो सर नीचा होने वाली बात है वो हुई है। इस लिहाज से इसे लोकतंत्र की एक विजय के रूप में निश्चित देखा जाना चाहिए, युवाओं की विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। जोगिन जी, आप बहुत करीब से इस आंदोलन को देख रहे थे, पीछे से भी देख रहे थे इस आंदोलन को, ऊपर से भी देख रहे थे, बर्ड्स आई व्यू भी था और मंच पर भी आप थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर 35 दिनों में जो 3 लड़के हैं, एक लड़का बोस्टन से चलता है, कुछ नहीं पता है उसको, एक आशुतोष रानका मिलता है, फिर सौरव दास मिलते हैं, जो एक जर्नलिस्ट, बडिंग जर्नलिस्ट है, लीगल इश्यूज़ देखते हैं। ये तीनों बच्चे मंच पर बैठते हैं, सोनम वांगचुक आता है और 35 दिन के अंदर ये सरकार मोदी की ये घुटनों पे आ जाती है, जिसको कोई विपक्ष हिला नहीं पा रहा है। ऐसा 35 दिन में क्या कर दिया? कौन-सी जादू की छड़ी थी? कहाँ पर ये क्लिक कर गए बच्चे? देखिए, सच बात यह है कि जब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नामक ये चुटकुला सोशल मीडिया पे चला है, चुटकुला मीम, था, जी, जी। मीम था, प्रैंक था, और वो अचानक पकड़ने लगा, जंगल में आग की तरह बढ़ने लगा। तो उस वक्त सब लोगों की मान्यता थी, मेरी भी मान्यता थी कि सोशल मीडिया पे तो है, इसको जमीन पे उतारना बहुत कठिन काम होगा। मैंने शायद कहा भी होगा ये बात, लेकिन मैंने उसका समर्थन तब भी किया था। मैंने कहा था जो सरकार चुटकुले से डर जाए इसका मतलब सरकार चुटकुला है। और याद दिलाया था कि दुनिया भर में डिक्टेटर्स का मुकाबला चुटकुलों से होता है, व्यंग से होता है, वो बात। लेकिन मेरी तब भी मान्यता थी कि शायद नहीं हो पाएगा। फिर जिस दिन दिप दिल्ली आए उस दिन लोग इकट्ठे हुए, बहुत ज्यादा नहीं। उस दिन भी मैंने बाकायदा एक कविता, विनोद कुमार शुक्ल की कविता कोट करते हुए उसका समर्थन किया था। हालांकि मैं वहां था नहीं। 1 जुलाई से मैंने वहां मंच में नियमित रूप से जाना शुरू किया और हमने जो हमारी क्षमता भर थी उससे समर्थन उनको किया। मगर सच बात यह है कि आप जो ठीक कह रहे हैं, उस वक्त मुश्किल से 150, 200, 250 लोग वहां सामने खड़े होते थे। और कई बार जो लोग दिन के वक्त चले जाते थे वो कहते थे भाई साहब मंच पे ज्यादा लोग थे, नीचे कम लोग थे, गर्मी भी बहुत थी, मौसम भी बहुत खराब था। तो समझिए पहले 10 दिन तक लगभग मोदी सरकार की जो कैलकुलेशन थी वो सही साबित हो रही। कैलकुलेशन क्या थी? बैठा दो इनको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, गिव देम ए लॉन्ग रोप टू हैंग देमसेल्व्स, कुछ वो था। बैठा दो, 10 दिन में अपने आप हवा निकल जाएगी, कोई 10 दिन से फालतू फास्ट कर नहीं पाएगा, मीडिया को टाइट कर देंगे, खबर आएगी नहीं, जनता आएगी नहीं, अपने आप बिखर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि ये हो सकता है, 10 जुलाई तक ऐसा लग रहा था। लेकिन 15 तारीख आते आते जब सोनम वांगचुक ने, देखिए बाकी सोनम वांगचुक के बारे में काफी कुछ बात पिछले 24-48 घंटों से हो रही है, लेकिन याद इसे भूले ना कि उनका जो जीवट था
और सोमनाथ वांगचुक ने इस अनशन को ईमानदारी से करते हुए, ये कोई वो चोरी छुपे वाले अनशन नहीं थे, करते हुए जो 15 दिन जब पार कर दिए, तब कुछ ऐसा हुआ कि क्लिक करने लगा। लोगों को लगा, अरे ये आदमी इतने दिन से बैठा हुआ, 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए। तब मैंने देखा कि एकदम जैसे पहले सोशल मीडिया पे मुझे लगा कि ये सिंपैथी सर्ज हो रहा है, और फिर वो एकदम जमीन पे दिखाई देने लगा। ये सब आखिरी 3-4 दिन की बात है। और मुझे वही याद है आखिरी 15। 3-4 दिन में नरेंद्र मोदी गलती कर गए जब डॉक्टरों की भेष में जबरदस्ती उठा ले गए। दैट वाज द ट्रिगर जी, पॉइंट। मुझे याद है कोई 15 तारीख या 16 के करीब मैं समीक्षा कर रहा था, और मैंने बहुत ब्लंटली बोला था कि भैया अगर आप सोच रहे हो 10-15 हजार लोग आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, 10-15 हजार लोग मतलब आते नहीं ये है। बातचीत आपकी अभिजीत दीपके और इन सब से हो रही थी कि भाई जी, इन साथियों से कैसे। हो रही थी, जिसमें मैंने कोई 15 तारीख के करीब की बात होगी, 13-14 होगा, तारीख पता नहीं, मैंने कहा था कि देखो यार, 15 जो लोग कहते हैं ना, आपको लोग झांसा दे रहे हैं कि 15 हजार लोग आ जाएंगे, कोई 1.5-2 हजार लोग आ जाएं। इसके अलावा संगठन स्पॉन्टेनियसली इतने ही लोग आते हैं, इसके अलावा इकट्ठे किए जाते हैं। और कितना गलत निकला मेरा अनुमान। और खैर उसके अगले 2-4 दिन में तो मैंने शुरू बच्चे भी किया यही कि मान मैंने रहे कहा, थे, उनको बच्चों वो को भी भी डर वो लग भी रहा था। कह रहे थे सर, वो कह रहे हैं 10-15 हजार आ जाएंगे। मैंने कहा यार ऐसे आते नहीं है, 1000-1500 आते हैं। बाकी सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, और मतलब संगठित तरीके से करना होगा। लेकिन जब वही अनुमान 2 दिन पहले लगाया, तो हम भी कह रहे थे, तब मैं कह रहा था कि देखो मैं 4 दिन पहले क्या कह रहा था, और आज मुझे लगता है कि नहीं यार, 10-15 हजार तो निश्चित आ जाएंगे। और उससे एक दिन पहले लग रहा था कि नहीं, अब तो मामला 20-25 पर जाने वाला है। और उस दिन तो कोई गिनती ही नहीं रही, सच में आज भी किसी के पास अनुमान नहीं है। तो जो कुछ हुआ आखिरी 4-5 दिन में हुआ, और टर्निंग पॉइंट था मोदी सरकार की ये कैलकुलेशन कि सोनम वांगचुक को उठा लो और अपने आप बिखर जाएंगे। ये जो था, हर स्ट्रेटेजिक मोमेंट पे मोदी सरकार ने गलत कार्ड खेला। और ये गलत कार्ड एक सामान्य मिस्टेक नहीं, ये बिल्कुल क्लासिकल टिपिकल डिक्टेटर्स की समस्या है कि वो हमेशा ऐसा, क्योंकि वो सूचना से कट जाते हैं। हालांकि मोदी उतना कटे हुए नहीं है जितना कि सामान्य डिक्टेटर्स होते हैं, और उसका कारण है आरएसएस, जो कि उसको कुछ ना कुछ सूचना देती रहती है। आज जो मोदी जी ने फैसला लिया, वो अंततः कहीं ना कहीं आरएसएस से फीडबैक उनको आ गया होगा कि ये तो जी गए, आपका अपना आज वोटर गया। लेकिन जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया, जाहिर है इनको कोई आइडिया नहीं था, और उसमें उसकी वजह से ये स्थिति बनी कि इन्होंने कैलकुलेट किया कि सोनम वांगचुक को उठाने से स्थिति ठीक हो जाएगी, मतलब अपने आप बिखर बिखर जाएगा, इनका क्या तो मार्च होगा। बस वो टर्निंग पॉइंट था जिससे एकदम चीजें बदल गई। दूसरा टर्निंग पॉइंट मुझे कहना चाहिए, 20 तारीख को जब पुलिस की एट्रोसिटीज हुई, सब कुछ हुआ, वो टीयर गैस वगैरह खा उका के, क्योंकि किसी को पैलेट पता नहीं गन्स। था कौन कहाँ है, हम वापस घर आ गए। तब खबर आई कि नहीं, इन लोगों ने दोबारा जंतर मंतर पे कब्जा कर लिया है। वो एक और सेकंड टर्निंग पॉइंट था, दोबारा क्योंकि कब्जा वो, करना जंतर मंतर। जी, जंतर मंतर पे दोबारा कब्जा करना 20 तारीख की शाम को, सब पिटने के बाद। और उस वक्त माहौल काफी खराब था, ना सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादती हुई थी, बल्कि वो तस्वीरें घूम रही थी कि नहीं, इनमें से 2 लोग तो मंत्री के साथ बैठे हुए थे, और दीपके को एक ट्रक में बैठाया हुआ था। तो सवाल थे कि नेता लोग कहाँ थे जब सम पिट रहे थे, तुम गाड़ी में बैठे हुए थे, ये वो। इसके पीछे कोई बदनीति नहीं थी, मेरे ख्याल से अनुभवहीनता थी। लेकिन जो भी हो, हालात काफी खराब थे, काफी टेंस थे, लोग गुस्सा थे। उस स्थिति में उनके साथ जाके दोबारा मंच पे कब्जा करना, ये एक खास स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर था, जिसने दोबारा उनको सेंटर में खड़ा कर दिया। सिंपैथी दोबारा आई, लोग दोबारा जुड़ना शुरू हुए। तो ये सब थे जहां हर स्टेज पर मोदी सरकार ने मिसकैलकुलेशन किया, अपने अहंकार के चलते, और अपनी एक ये जो वो हो गया है कि हाँ, हर कुछ मैनेज कर लेंगे, मीडिया को मैनेज कर लेंगे, आंदोलनकारियों को मैनेज कर लेंगे, या तो खरीद लेंगे या धमका देंगे, काम हो जाएगा। वहां गलती हुई रिपीटेडली मोदी सरकार से। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का भी मिसकैलकुलेशन रहा कि पैलेट गन चला दो, आंसू गैस छोड़ दो, इधर से लाठी चलाओ, सब कुछ मैनेज हो जाए, सब भाग जाएंगे डर के मारे, कोई जंतर मंतर नहीं आएगा।
बाकायदा। और किसान आंदोलन के साथ भी इन्होंने यही गलती की थी। इन्हें कहीं पता नहीं लगता है, शायद या हो सकता है इनका गुजरात का अनुभव रहा हो या कुछ ऐसा, इनको लगता है कि हर किसी को बस जरा दबाव, मतलब ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मारो, कस के मारो थोड़ा सा। कहीं ना कहीं ये निर्देश गया होगा, क्योंकि इस निर्देश के बिना जो दिल्ली पुलिस ने किया वो संभव नहीं था। दिल्ली पुलिस क्या क्या काम कर रही थी, बेरहमी से पीट रही थी, अनप्रोवोक्ड। ऐसा नहीं कि वो बच्चे कुछ कर रहे थे, उनको भगाने के लिए। और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब तो जितनी तस्वीरें आई हैं कि सर के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं उस बच्चे पे जो भाग रहा है, जो जा रहा है, जो आपसे आके भिड़ नहीं रहा, आपसे कुछ कर नहीं रहा। तो अनप्रोवोक्ड अटैक हुए। जो वो कील वाले पैटर्न इस्तेमाल हुए, पैलेट गन इस्तेमाल हुआ, इसका तो अब कंक्लूसिव प्रूफ आ गया कि पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। और जो सामान, जो ऑर्डिनरी कपड़े पहन के, सिविल ड्रेस पहन के पुलिस वालों ने जिस तरह की गुंडागर्दी की, ये सब संभव नहीं थी यदि होम मिनिस्टर की तरफ से इशारा ना होता कि जाओ जी ठोक दो इनको, जरा अकल आ जाएगी। वो ये बिल्कुल क्लासिक मिस्टेक्स हैं जो डिक्टेटर्स करते हैं। और उसकी वजह से ये स्थिति बनी, जिसमें हो गया कि या तो धर्मेंद्र, नहीं तो फिर नरेंद्र। नरेंद्र। एक चीज़ और, आप क्योंकि अन्ना आंदोलन से जुड़े, आपने बहुत करीब से उसको देखा, आम आदमी पार्टी सब, और अब ये इस आंदोलन को भी आपने उस करीब से देखा। मतलब मुझे लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो दोनों आंदोलन को इतना करीब से देख रहा हो। वो जो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, काफ़ी ऑर्गेनाइज़ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था थी वहाँ, बड़े-बड़े एक्टर्स, फ़िल्म एक्टर्स, किरण बेदी और तमाम लोग, वो सब लोग जाते थे, और अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा एनजीओ, और काफ़ी लोग थे। ये तो मतलब ये बच्चों ने जब शुरू किया, मैं भी वहाँ था, मुश्किल से 100 डेढ़ 100 आदमी थे। उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क लगता है कि ये बिल्कुल डिसऑर्गनाइज़ था, कोई इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों का जोश, और एक तरह से आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस जेन ज़ी मूवमेंट था? जी, इसमें स्पॉन्टेनिटी का अंश बहुत ज्यादा था। अन्ना आंदोलन और इसमें दो तीन फर्क मैं देखता हूँ। अन्ना आंदोलन भी सरकार के विरुद्ध था, सत्ता के विरुद्ध था, ये भी सत्ता के विरुद्ध था। लेकिन अ, अन्ना आंदोलन में कहीं ना कहीं संगठन था उसके पीछे। एक तो उसे काफी वक्त मिला था वो आंदोलन को। हमें अब आखिरी 11 दिन याद है, लेकिन जो याद नहीं है कि उसके पीछे 3 महीने और थे। तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काफी वक्त मिला था, और अरविंद केजरीवाल खुद बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं इन सब चीजों के। तो जब तक वो प्रसिद्ध रामलीला मैदान का अनशन हुआ, तब तक एक सेमी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, जिसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर था, जिसके पीछे शहरों के चैप्टर्स थे, बहुत कुछ बन चुका था। यहाँ कुछ नहीं था। तो एक तो ये बिल्कुल इसमें संगठन इसके पीछे नहीं था। किसान आंदोलन की इतनी महान सफलता के पीछे किसान संगठन थे जो दशकों से काम कर यहाँ रहे। कोई संगठन नहीं था। कुछ पहली बात, कोई संगठन नहीं था। पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस था। 5% क्राउड भी ऐसा नहीं था जिसको किसी ने मोबिलाइज किया होगा। कुछ लेफ्ट संगठनों ने किया था मोबिलाइज, 5% से ज्यादा वो संख्या नहीं रही होगी। 95% अनमोबिलाइज्ड क्राउड था, जो कि बहुत बहुत रेयर है। नंबर 2, अन्ना मूवमेंट में पूरा मीडिया आंदोलन को समर्थन कर रहा था। होड़ लगी हुई थी एंकर्स में कि कौन आंदोलन का ज्यादा समर्थन करेगा, कौन ज्यादा कड़ी भाषा में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बोलेगा। यहां बिल्कुल उल्टा था। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के इतिहास के सबसे शर्मनाक चैप्टर्स में से एक था जो उसने पिछले 1 महीने में किया। या तो चुप्पी बना के रखी, या फिर इसे बदनाम करने के सरकारी एजेंडा का हिस्सा बने। तो दूसरा अंतर यह है कि ये मीडिया के समर्थन, मीडिया के विरोध के बावजूद ये लोग आए, साइलेंस और मीडिया। तीसरा, अन्ना आंदोलन में और कुछ भी था। वहां बड़ा पिकनिक का सा माहौल हुआ करता था। किसी को ये डर नहीं था कि सरकार आपकी फोटो ले रही है, आपके खिलाफ कुछ हो सकता है। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला प्रोफाइलिंग ओके। हो रही थी, सड़क पे डंडे पड़ रहे थे, सब कुछ था। तो इसलिए इन तीन चीजों को देखें तो ये, इन तीन डिफिकल्टीज के बावजूद ये जो मोबिलाइजेशन हुआ, वो इसे अद्भुत बनाता है। और इसके कारण मोदी सरकार बिल्कुल इतने चंद दिनों में घुटने पे आ गई, क्योंकि उसने भी समझ लिया होगा कि ये तो जंगल की आग है इस वक्त।
अगर 48 घंटे और फैली तो पता नहीं क्या क्या इस आग की लपेट में आ जाएगा। अंततः उसी ने सरकार को मजबूर किया। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है, क्योंकि किसान आंदोलन से भी आप जुड़े थे, अन्ना आंदोलन से भी जुड़े थे, और ये बच्चों के आंदोलन से जुड़े, ये जो जेन ज़ी के बच्चे हैं, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, इन ये इतने मतलब इस लेवल पे जाएंगे और मोदी जैसा आदमी झुक जाएगा जो कभी झुका ना हो, जिसको विपक्ष नहीं झुका सकता, जिसने तमाम विपक्षी पार्टियां तोड़ दी, सारी इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर ली, कॉरपोरेट जगत अपने कैप्चर कर लिया, मीडिया कैप्चर कर लिया, ये जेनजी को क्यों नहीं कैप्चर कर पाए, वहां क्यों सरेंडर कर गए? ऐसा जेनजी में क्या है, इस जनरेशन में जी, क्या है आपको दिखा? इस जनरेशन ने हम जैसे लोगों को गलत साबित किया। एक बात मैं काफी दिन से कहता आ रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई जब दाढ़ी और बाल सफेद हो जाए तो ये मानना मत शुरू करो कि काले बाल वालों में कुछ दिक्कत है, कि समझदारी, सफेद बाल आ गए हैं इसलिए हम समझदार हो गए हैं। और मैं देखता हूं, मेरे अपने दोस्तों के अंदर भी देखता हूं, अचानक मेरे दोस्त भी कहते हैं यार हमारे जमाने में ऐसा। मैं कई बार टोकने का मन करता है, यार तुम्हारे जमाने में हम दोनों एक साथ ही हुआ करते थे, मुझे पता है हमारे जमाने में क्या हुआ, जन्नत की हकीकत पता है मुझे भी। तो एक तो खैर वो एक स्वर्णिम पास्ट हम अपना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और दूसरा मैं बार बार कहता हूं कि देखो युवाओं की अलग भाषा है, हमारी दिक्कत है कि हम उनकी भाषा नहीं समझते। ऊपर वाले ने कोई गलत मॉडल बना के भेजना शुरू नहीं कर दिया है, मॉडल वही है, उनका अलग संदर्भ है, उनकी अलग भाषा है, हमें उनकी भाषा सीखनी है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं आपको सच बताता हूं, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से आएंगे। और जब आए तो वो जो युवा का एक होता है उस तरह का एक जो केयर फ्री एटीट्यूड है, जो बात इस देश के लाखों करोड़ों लोग अपनी मन में 10 साल से लेके घूम रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं भी आपसे बात करता हूं तो बोलने से पहले थोड़ा सा अपने आप को सेंसर करता हूं कि ये नहीं, ऐसे कहना चाहिए। उन्होंने सारी सेंसरशिप को साइड में रख के एक तरह से इस देश का गला खोल दिया पिछले 4-5 दिन में। वो सब बातें जो या तो कहने का मन करता था या कम से कम सुनने का मन करता था, वो बातें अब सड़क पे कही जा मतलब ये रही बच्चे बहुत बोल्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं और बोल्ड हैं। जी देखिए, उतना रोमांटिसाइज भी मैं नहीं कहूंगा, मगर पहली बात, ये जनरेशन है हमारी जनरेशन से किसी मायने में कम नहीं है। ये भी पॉलिटिकल है, अपने तरीके से पॉलिटिकल है, हमारे तरीके से नहीं। हमारी आइडियोलॉजिकल भाषा फॉलो नहीं करते, हमें इनकी भाषा फॉलो करनी होगी। इनकी ग्रामर मीम की है, इनकी ग्रामर अलग अलग तरह के संगीत की है, पोस्टर की है, तो हमें इनकी ग्रामर सीखनी चाहिए। और इस सब के माध्यम, लेकिन इन्होंने एक फियरलेसनेस दिखाई, जो फियरलेसनेस से हमें बेखौफ। सीखना होगा। और इन्होंने पूरे देश को इस तरह से रास्ता दिखाया। तो मुझे तो दीपक भाई लगता है कि हम इस देश में अगस्त क्रांति की बात करते हैं, 1942 को याद करते हुए। देखिए, आज तो मेरा मन ये करने को कह रहा है कि 2026 को याद करते हुए अब इस देश में जुलाई क्रांति की भी बात की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो 12 साल में पहली बार ये झटका इतना बड़ा खा गए, अब नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं नंबर एक, और आने वाले ये जो 3 साल हैं, 2027, 28 और 29, 3 साल हैं उनके पास सत्ता के, ये 3 साल अब आप नरेंद्र मोदी का कैसे देखते हैं, कैसे असेस करते हैं? कठिन सवाल है और इसका कोई भी कॉन्फिडेंट उत्तर देना गलत होगा। आज की तारीख में तो बहुत लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। ये पहली बार किसान आंदोलन ने उनको इस तरह का झटका दिया है, दूसरी बार ये झटका है। और ये झटका उनके कोर वोटर्स के से आ रहा है। किसान आंदोलन में फिर भी कह सकते थे अच्छा पंजाब है, ज्यादा सिख लोग हैं, अच्छा जाट है हरियाणा के, निपट लेंगे। ये उनका कोर वोटर है। 20 तारीख को सड़कों पे घूमते हुए हर युवा युवती को देखते हुए मैं गैस कर रहा था, अच्छा इसके मम्मी पापा मिडिल किसको वोट क्लास, देते होंगे। मिडिल ये क्लास 60 पब्लिक। 70% मोदी के वोटर की फैमिली से लोग आए थे जो कि कह रहे थे। इसलिए आज की तारीख में तो बिल्कुल घबराए हैं, लड़खड़ाए हैं। लेकिन देखिए, मोदी और शाह पॉलिटिकल एनिमल है। और ये वैसे डिक्टेटर्स की सारी समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन इनके पास एक आरएसएस है जो इनके पास खबर पहुंचा रही है, जिसके चलते आज उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिया। अगर इसको 72 घंटे और पोस्टपोन कर देते तो पता नहीं क्या हो क्या हुआ? जाता। सरकार
कि गिरने की नौबत आ सकती 72 घंटे के अंदर। अगर किसान भी दिल्ली को आके घेर लेते तो फिर बहुत अलग स्थिति बन सकती थी। मगर तो इनके पास ये दोनों पॉलिटिकल एनिमल है, कठिन से कठिन स्थिति से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, मादा रखते हैं, समझ रखते हैं। और दूसरा इनके पास आरएसएस है। तो अभी से मैं ये नहीं कहूंगा जो बाकी लोग कहते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है इत्यादि, ये मुहावरे हमें लेकिन प्रिय होते हैं। लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं आज की आज। तारीख में लड़खड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष ऐसे में इसको, इस लड़खड़ाती सरकार को एक ठीक ढंग से धक्का दे सकेगा, या कि इसको संभलने का मौका देगा। ये जिम्मेवारी अब विपक्ष की है, ये अब हम युवाओं से उम्मीद नहीं कर सकते। योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक, इस आंदोलन से जुड़े रहे, मंच पर थे, आप कह सकते हैं फ्रंट फिलोसफर गाइड थे जेंजी के। इनका ये कहना है कि आज की तारीख में मोदी लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। कल क्या होगा ये नहीं बता रहे, लेकिन आज की तारीख में मोदी एक बहुत ही वीक पोजीशन पे खड़े हैं। और दूसरी उन्होंने जो बात कही कि जेंजी को समझना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, बेखौफ हैं, फटाफट बोलते हैं और इनकी अपनी एक भाषा और ग्रामर है, लेकिन राजनीति भी जानते हैं। और अगर अगर ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाता, 72 घंटे और चलता, बहुत कुछ हो सकता था, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। योगेंद्र जी आप आए, आज बहुत मसरूफ रहे, बहुत मसरूफ रहे, लेकिन मैं बधाई देना आपको भूल गया कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ मिलकर जो आपने मूवमेंट आगे चलाया, और आप भी उसमें एक दिया थे, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, अभिजीत दीपके को भी, और जो हिंदुस्तान भर में जितने बच्चे हैं जेंजी के, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी फॉर वैसे ज्वाइनिंग दीपक दिस भाई प्रोग्राम। एक बात कह दूं जाने से पहले कि चलाया तो उन्होंने, मेरे जैसों का कोई भूमिका नहीं थी। सच्ची बात ये है, हम तो सिर्फ उनसे ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। मैं वैसे आप धन्यवाद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी बात जोड़ दूं कि 20 तारीख को जब संसद मार्च शुरू होने वाला था, उससे 10-15 मिनट पहले मैं स्टेज से बोल रहा था और मैंने कहा था कि मैं अपनी जनरेशन की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं कि हमें जो इंडिया मिला था, मुझे 1963 में पैदाइश के बाद जो इंडिया मिला था, वो इंडिया में अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जा रहा। इसका मुझे बेहद अफसोस है, शर्म है। और मुझे लगता है जी कि ये क्या हम इससे बेहतर इंडिया देते। जिस इंडिया में मैं पैदा हुआ था उसमें गरीबी थी, चाइना वॉर तभी हुआ था, फेमिन भी हो रहा था, लेकिन वहां रेपिस्ट के गले में माला नहीं डलती थी। किसी का घर टूट रहा हो तो लोग तालियां नहीं बजाते थे, सड़क पे लिंच नहीं होता था। और मुझे बेहद शर्म का एहसास रहा है कि हम अपने से नेक्स्ट जनरेशन को वैसा इंडिया नहीं दे पा रहे। तो इसलिए जाते जाते मैं इस नई पीढ़ी के सामने सर झुकाना चाहता हूं। जो मेरी पीढ़ी नहीं कर पाई वो आपने चलिए, करके दिखाया है। आपको मैं भाषण और वो नहीं दूंगा, अब आपसे सीखूंगा। उम्मीद का दिया आपको दिखा इस पूरे आंदोलन में। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।